जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसे 100 प्रश्नों का साथियों शतक लगाएंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि आप अपनी परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो परीक्षा से पहले अगर आपने इस क्लास में एंट्री ली है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन 100 सवालों के जवाब आपको साथियों मालूम होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चंस आपको साथियों डिक्टो देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा अधिक नहीं कहूंगा, यानी कि अगर साथियों 100 प्रश्न आप ये पढ़ लोगे तो कुछ नहीं साथियों 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहीं से साथियों फंस जाएंगे बहुत आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, मात्र 20 मिनट में इस क्लास को साथियों खत्म करेंगे। 20 मिनट में अगर आपको 5 परीक्षा वाले प्रश्न मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, और बहुत तेजी के साथ साथियों क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं साथियों वॉरेन हेस्टिंग की, तो ये वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए, उसके बाद देखिए कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मौत की सजा दी थी साथियों? तो गुरु अर्जुन देव को दी थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो ये बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहादुर शाह जफर की अगर बात करते हैं, यानी कि लाल किले में मुगल अस्तित्व जो है वो बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया था। उसके बाद देखिए कि 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, और एक तरफ थी अंग्रेजी सेना और एक तरफ थी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना। उसके अलावा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना भी इनके साथ थी, और इन दोनों के साथ ही साथियों बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक तरफ तो अंग्रेज थे और एक तरफ ये तीनों सेनाएं एक तरीके से संयुक्त रूप से थी। तो जिनका आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राणा प्रताप का संबंध इनमें से किस राज्य से था, मुझे साथियों बताइए। तो किससे था साथियों? मेवाड़ से था, यानी कि ये तो मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? देखिए पूरी जीके के साथियों जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टॉप क्वेश्चन साथियों मैं 100 निकाल कर लाया हूं। तो यहां पर अगर बात करते हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो कुल मिला के साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कर लीजिए। और बता दीजिए कि सवाल का जवाब क्या हो सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? ये डायरेक्ट आपसे साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस बादशाह ने इबादत खाने का निर्माण किया था? ये बहुत आपसे पूछा जाता है। तो जब हम बात करते हैं साथियों कि इबादत खाने का निर्माण किसने किया था, तो अकबर नहीं तो करवाया था साथियों इबादत खाने का निर्माण। यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए आईने अकबरी का लेखक कौन है? उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने साथियों फैसला कर लिया है कि इस बार आपको यूपी पुलिस का कांस्टेबल, ठीक है ना, यानी कि यूपीपी का एग्जाम की अगर बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की बात करें, अगर आप साथियों क्रैक करना ही करना चाहते हैं, तो मैं आपको साथियों कुछ चीजें यहां पर बता रहा हूं, उनको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये एग्जाम तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 2018 में साथियों 4 शिफ्टें हुई थी, 2019 में भी साथियों शिफ्ट हुई थी, 2020 में भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, और 2024 में भी 4 शिफ्टें हुई थी जो कि पेपर कैंसिल हो गया। अब जो साथियों जो एजेंसी इस यहां पर पेपर बनाएगी वो 2018 से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाएगी, रीजनिंग के भी डिक्टो क्वेश्चन और मैथ के भी और हिंदी जीके के भी। उसी प्रकार साथियों 2019 के पेपर से भी उठाएगी, 2000 ठीक है ना, 2020 की अगर बात करें 2020 के पेपर से भी क्वेश्चन उठाएगी, और यहां से तो पैटर्न ही साथियों पूरा आएगा। तो आप परीक्षा में जाने से पहले साथियों इन पूरी शिफ्ट को लगाकर जाइए। अब साथियों मैंने क्या किया है साथियों, पीडीएफ जो आपके लिए तैयार की गई है वो शिफ्ट वाइज तैयार की गई है। जैसे कि 2024 की पहली शिफ्ट, उसका सॉल्यूशन पूरा, हिंदी का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन, मैथ का, जीके जीएस यूपी जीके का सॉल्यूशन। उसके बाद ये तो पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन, उसके बाद शिफ्ट 2, ठीक है ना, शिफ्ट 2 आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन, यानी कि 4 शिफ्ट इसकी, 4 शिफ्ट इसकी, 4 शिफ्ट इसकी, 4 शिफ्ट इसकी। तो कुल मिला के सभी शिफ्ट्स का आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है।
है। उसके अलावा साथियों 10 मॉडल पेपर आपको समर्पित किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर ये 10 मॉडल पेपर आप लगा लेंगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती साथियों एग्जाम को क्रैक करने से। तो ये दोनों पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही हैं। कितने रुपए में? बहुत कम प्राइस रखा है मैंने कम रखा है कि हर इंसान इसको ले सके और हर इंसान अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर सके। तो ये कैसे साथियों आप ले सकते हैं 45 रुपए? डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक होगा पीडीएफ प्राप्त करने का, व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे डायरेक्ट, और जहां पर व्हाट्सएप पर आ जाएंगे वहां पर साथियों आपको एक बारकोड मैं दे दूंगा या फोन पे नंबर आपको दे दूंगा, दोनों चीजें दे दूंगा। आप उसमें 45 रुपए का पेमेंट डाल देंगे और जब स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे तो दोनों ये पीडीएफ, एक ये वाली पीडीएफ और एक ये वाली पीडीएफ साथियों आपको भेज दी जाएगी। और इन दोनों पीडीएफ को एग्जाम से पहले पढ़ लेना। मैं अभी आपको बता रहा हूं, फिर बाद में ना कहना कि एग्जाम आपका क्रैक नहीं हुआ। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपसे सवाल पूछा गया था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो अबुल फजल की अगर बात करें तो ये आईने अकबरी के लेखक है, और आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए था, जो कि बिल्कुल सही था भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो जब हम बात करते हैं साथियों पंचमहल की, तो पंचमहल को साथियों अकबर ने बनवाया था। कहां बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? तो विजयनगर साम्राज्य साथियों किसने स्थापित किया था? हरिहर और बुक्का ने ही स्थापित किया था। उसके बाद देखिए कबीर किसके शिष्य थे, मुझे बताइए। तो अगर कबीर दास की बात करते हैं, ये तो साथियों रामानंद के शिष्य थे, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, यानी कि पहले ज्ञात गुप्त शासक की अगर बात करें साथियों तो चंद्रगुप्त प्रथम यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि आंसर अगर आप का भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों चौथी बौद्ध संगति की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हीनयान और महायान संप्रदायों का जो जन्म हुआ था वो चौथी बौद्ध संगति में हुआ था, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का, अब बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, पूछा जा रहा है कि किस बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में साथियों सवाल आ जाए तो आप साथियों क्या बताएंगे? जहांगीर आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जहांगीर के समय में साथियों जो चित्रकला थी वो अपने चरम उत्कर्ष पर थी। क्या? अपने चरम पर थी साथियों, इसलिए चित्रकला का स्वर्ण युग जो कहा गया है वो जहांगीर के काल को ही कहा गया है। अगला सवाल देखिए साथियों कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, अब कहां से प्रारंभ किया था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चंपारण से साथियों प्रारंभ किया था, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की पहली महिला नेत्री कौन थी? नेता का स्त्रीलिंग है ये नेत्री। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अरुणा असफल आपका जवाब होगा, तो बिल्कुल सही आपका जवाब होगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री अरुणा आसफ अली ही थी। साथियों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाऊं और वो क्लास में साथियों आपको तैयार हो जाए, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं साथियों मान सकते हैं कि वो क्लास में ही आपके साथियों तैयार हो जाते हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क के एक कोने में आपके स्टोर हो रहे हैं वो सवाल और उनके जवाब। जब आप एग्जाम हॉल में साथियों इन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो तुरंत आपका माइंड बता देगा कि भाई इसका आंसर, तो सबसे पहले जिस पर नजर जाए, सबसे पहले दिल कहे कि हाँ भाई ये आंसर होगा या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा या ये होगा, वही साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस टेक्निक को आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया और कहां पर गाया गया, साथियों 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले गाया गया था। और अगर बात करते हैं साथियों कहां पर, तो कलकत्ता में गाया गया था, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों बदरुद्दीन तैयब जी है तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अहिंसा और असहयोग आंदोलन का
का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लिया गया था? तो ये साथियों अमृतसर अधिवेशन में लिया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ये कहां पर साथियों शुरू हुआ था? ये बंबई में शुरू हुआ था। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं साथियों ये किनसे प्रभावित थे? ये साथियों लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में पहले भारतीय सदस्य कौन थे, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों एसपी सिन्हा का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में ये पहले भारतीय सदस्य थे। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो आंसर कुल मिला के अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन है साथियों, मुझे बताइए। देखिए मैं कहूंगा साथियों जो भी आजकल आपको एक तरीके से टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है इन सभी चीजों को घोल कर पी लीजिए। चाहे वो साथियों रात्रि वाली 8 बजे वाली क्लास हो, क्योंकि 8 बजे एक साथियों क्लास होती है, आपको भी पता होगा। इसमें पूरा पेपर देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं साथियों? पूरा पेपर देखते हैं। मेरा मानना है कि ये पूरा पेपर साथियों आपके एग्जाम को पूरी तरीके से खत्म करेगा, पूरी तरीके से साथियों खत्म करेगा, सिलेबस को साथियों कवर करेगा। और एग्जाम में अगर आपको विजय लेना है साथियों तो इस रात्रि 8 बजे वाली क्लास को आपको देखना होगा। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों मैं वीडियो को अपलोड भी कर रहा हूं, यानी कि मैं तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, कंटेंट तैयार करवाता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तुरंत चैनल पर अपलोड कर देता हूं, अपलोड पर वो डाल देता हूं। तो साथियों वहां से आप लोग देख लिया करिए, जरूरी नहीं कि लाइव क्लास ही देखें। जैसे कि अभी ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और डाली है साथियों, अभी तुरंत अभी डाली है। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों जो भी आपको वीडियो दिया जाए, जो भी आपको कंटेंट दिया जाए उनको तैयार कीजिए, उनको पढ़िए, उनको अच्छे से ध्यान में बसाइए साथियों, पेपर आपका वहीं से आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे साथियों, तो लॉर्ड रिपन थे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं साथियों? अफ्रीका में पाए जाते हैं। सूर्य ग्रहण पड़ता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण साथियों कब पड़ता है? क्या जब चांद सूर्य और पृथ्वी, यानी कि जो चांद है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब पड़ता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों तभी पड़ता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? तो अगर बात करते हैं साथियों पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह जो है ना ये साथियों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कुल मिला के साथियों देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए भाई यहां पर अगर बात करें सबसे बड़ा महासागर की बात की गई तो साथियों सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये किसके बीच में, किसको किसको जोड़ती है? आप लोग ध्यान रखेंगे ये भूमध्य सागर को और साथियों लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? तो साथियों स्वेज नहर। तो कुल मिला के जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये तो साथियों काली मिट्टी कपास के, एक तरीके से कपास के फसल के लिए साथियों सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? तो ये जो अपना बुध ग्रह है ना साथियों ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, मुझे बताइए। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा की अगर बात करते हैं तो यही तो साथियों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में किस भाग को मौसम संबंधी घटनाओं के कारण परिवर्तन मंडल साथियों कहा जाता है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और जो सबसे पहली वाली परत है जो लगी हुई है इसको कहा जाता है साथियों शोभ मंडल। मतलब कुल मिला के जो भी आंधी आएगी वो इसी मंडल पर आएगी, या जो भी वर्षा होगी, बारिश होगी,
तूफान आएंगे साथियों, वो साथियों कहां पर आएंगे, वो इसी मंडल पर आएंगे और इस मंडल का नाम क्या है, क्षोभ मंडल इसका साथियों नाम है। यानी कि वायुमंडल के किस भाग को, तो क्षोभ मंडल को मौसम संबंधी घटनाओं के कारण परिवर्तन मंडल कहा जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान साथियों कौन सा है, तो अगर ये जो ऑप्शन दे रखे इसमें से बात करें साथियों तो बरखोयांस्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, क्या पृथ्वी का कितना भाग, देखिए सबसे निकट उत्तर की अगर बात करें तो 71% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश, तो साथियों भूटान देश ये कैसा है साथियों, ये भूमध्य है, राइट आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते थे कि भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो नहरें यहां पर साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नहरें आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है, बताइए। तो भारत के किस राज्य में साथियों, मैं कहूंगा भारत के केरल में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है साथियों, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए साथियों कि कौन पश्चिम बंगाल की अत्यधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, मुझे बताइए। तो अगर साथियों उत्तर प्रदेश की नकदी फसल पूछे तो गन्ना बता देना, और अगर पश्चिम बंगाल की नकदी फसल पूछे तो साथियों क्या बताना है, तो आपको जूट बताना है, ठीक है ना साथियों, क्या बताना है आपको, एक तरीके से अगर बात करते हैं यहां पर जूट बताना है। और जूट का सबसे ज्यादा एक तरीके से कहां पर किया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हरित क्रांति की सफलता से जुड़े वैज्ञानिक कौन है, यानी कि कौन है साथियों, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रवि की फसल साथियों नहीं है। तो रवि की फसल की अगर बात करें साथियों, देखिए गेहूं रवि की फसल है, अगर जौ रवि की फसल है, तोरिया रवि की फसल है, लेकिन जूट की अगर बात करते हैं साथियों ये आपकी रबी की फसल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साथियों खरीफ के अंतर्गत आती है, ये खरीफ की साथियों फसल है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन होता है, क्या भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन होता है, एक तो सरसों से होता है, तेल निकाला जाता है, और तोरिया से, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए गुजरात में उत्पन्न तंबाकू का व्यवहार निर्माण के लिए होता है, यानी कि जो तंबाकू का निर्माण किया जाता है गुजरात में किया जाता है, ये किस चीज के लिए किया जाता है, तो ये साथियों बीड़ी के लिए किया जाता है। तो कुल मिला के साथियों अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा तो मेरा मानना है कि अब आप चूक नहीं पाएंगे, यानी कि एग्जाम को साथियों चौंका देंगे, परीक्षा को चौंका देंगे, एग्जामिनर को चौंका देंगे, और अपने एग्जाम को साथियों बड़ी ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। क्योंकि साथियों आपको डेली लगभग देखिए 4 के आसपास क्लासेस आपको दी जा रही हैं, 4 डेली क्लासेस दी जा रही हैं, और मेरा मानना है कि इन चारों क्लासेस को अगर आप डेली पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, तो साथियों अगर बात करते हैं पेपर तो बहुत आसान चीज है, चाहे साथियों यूपीएसआई का पेपर आ जाए, सब इंस्पेक्टर का पेपर आ जाए, तब भी आप क्रैक कर लेंगे। इतना साथियों इन चारों क्लासेस में ज्ञान आपको दिया जा रहा है, मतलब पूरी सभी किताबों का निचोड़ आपको इन 4 क्लासेस में दिया जा रहा है। डेली की 4 क्लासेस, और डेली की 4 क्लासेस आपको साथियों रट्टा लगाना है एग्जाम तक। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि अगर बात करें रबड़ का रोपण पाया जाता है तो कहां कहां पाया जाता है, एक तो साथियों कर्नाटक में और एक केरल में। तो कुल मिला के सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल साथियों नहीं है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों खरीफ की फसल इसमें से कौन सी नहीं है, तो जौ की अगर बात करें ये तो रबी की फसल है, या खरीफ की फसल नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है, मुझे बताइए क्या आपका यहां पर साथियों बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए तो अगर बात करें साथियों यहां पर कि भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है तो जनजातीय लोगों से जुड़ी हुई है, यानी कि आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन मुख्य मामला उत्पादक है, मुख्य मसाला उत्पादक है, यानी कि मसाले का उत्पादक एक तरीके से अगर बात करें तो मालाबार तट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, मालाबार तट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा साथियों निर्धारित किया जाता है, बताइए। सरकारी नीति के द्वारा, कृषि भूमि के द्वारा, भूमि के मालिक के द्वारा, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। तो साथियों जो वर्षा का एक होता है, वर्षा अगर मान
मान लीजिए पैदावार कम हुई है तो वो चीज महंगी बिकेगी, अगर साथियों वो उसकी पैदावार ज्यादा हुई है तो वो चीज थोड़ी सी सस्ती बिक जाएगी। तो कुल मिला के भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है। देखिए क्या राष्ट्रपति को चुनने कभी हम या आप गए? कभी नहीं गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव साथियों हम लोग थोड़ी ना करते हैं, यानी कि जिनको हम लोग चुनते हैं उन लोगों को साथियों राष्ट्रपति चुनते हैं। तो राष्ट्रपति को भैया कौन कौन चुनते हैं? जैसे कि जो आपके संसद के सदस्य होते हैं ना वो चुनते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना वो चुनते हैं, उसके अलावा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। तो साथियों ये दो ऑप्शन की बात करें, ये दो ऑप्शन साथियों इसमें ही आ गए हैं, ठीक है ना। संसद के सदस्य का मतलब यही होता है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो कुल मिला के सबसे सटीक आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल 50वें नंबर का सवाल है। तो साथियों अगर आपने यहां तक का सफर साथियों तय कर लिया है और आप चाहते हैं वर्दी के साथियों आप दीवाने हैं, आपके दीवानगी साथियों छाई हुई है वर्दी की, तो पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि जिसको वर्दी मिली है वो पढ़ाई साथियों करता था और उसी को वर्दी मिली है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों चीता मैं आपको बनाना चाहता हूं, इसलिए बहुत फास्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। वर्दी की अगर बात करें साथियों बहुत आराम से मिल जाएगी ये खाकी वर्दी। 50 क्वेश्चन तक का सफर तय कर लिया है, 50 क्वेश्चन का भी और बाकी है। चलिए तो अगर भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है ये आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब साथियों क्या होगा? देखिए ये अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो मैं कहूंगा साथियों 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही साथियों, राष्ट्रपति एक तरीके से जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, तो वो राष्ट्रपति साथियों उनको चुन सकता है। राज्यसभा में लगभग 12, लगभग नहीं पूरे 12 सदस्यों का ये चयन करते हैं राष्ट्रपति जी। भारतीय संविधान कैसा है साथियों मुझे बताइए? यानी कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, कोई नागरिकता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा भैया एकल नागरिकता है भारत में, यानी कि किसी एक देश की नागरिकता एक समय में आप हासिल कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि धन विधेयक इनमें से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? बताइए। सवाल आपसे पूछे जाएगा साथियों धन विधेयक कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में साथियों प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अभी भी आपने लाइक नहीं किया, ठीक है ना, तो क्लास को साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, ये समझ लीजिए आपका एक सिंगल लाइक, अब एक बंदा सोचेगा भाई मैं क्यों करूं, जो दूसरा बंदा देख रहा है वो लाइक कर देगा, वो सोचेगा भाई मैं क्यों करूं, कोई और कर देगा। नहीं साथियों आप अपना पढ़ रहे हो, आपको निःशुल्क ये कंटेंट दिया जा रहा है। अब बताइए मुझे ये जो पीपीटी आपकी बनवाई जाती है इसका भी कुछ खर्च है? अब कुछ नहीं खर्च दिया जा रहा है आपसे, कुछ भी नहीं, निःशुल्क आपको साथियों आपकी तैयारी कराई जा रही है, सिर्फ साथियों एक लाइक के लिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो साथियों हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है ना, और क्लास की एक तरीके से थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई इतने लोगों ने देखा है तो अच्छा भाई, क्या अगर मान लीजिए 50,000 लोगों ने देखा है या 10,000 लोगों ने देखा है तो भाई इतने लोगों ने इसको लाइक किया है, अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये काम साथियों आप लोग करा करो, डेली बिना कहे साथियों ये काम कर दिया करो। अब अगर बात करें साथियों के भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 356 के आपका सही जवाब होगा, तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 356 में साथियों क्या है, ऐसे करके भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी करके साथियों आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए साथियों प्रावधान दिए गए हैं? यहां पर देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो यहां पर अस्पृश्यता से संबंधित साथियों प्रावधान है, यानी कि अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 17 में है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे साथियों बताइए यहां पर अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है बताइए। तो मौलिक अधिकारों के रक्षक की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन होते हैं? ये मौलिक अधिकारों के ही साथियों रक्षक होते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये शपथ कौन दिलाते हैं साथियों? मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा इस ऑप्शन का, इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि बादल वाली रात का तापमान कुछ अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता इस वजह से, या बादल में गर्मी होती इस वजह से? नहीं, सूर्य में देर से होता है। नहीं साथियों, ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है तो किसके द्वारा साथियों होता है? आरबीसी के द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साहब, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब क्या हो सकता है कि पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बताइए। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और आपको एंटीबायोटिक लगा देना है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है। चलिए, उसके बाद देखिए दूरदृष्टि दोष के रोगी को चश्मे के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लेना चाहिए साथियों? तो उसको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? उसको साथियों उत्तल लेंस इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है? तो अगर साथियों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान को हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल सही था। किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए लोहे की जब हम बात करते हैं तो लोहे में, ठीक है ना, ध्वनि की गति साथियों सबसे तेज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता साथियों सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, स्वाभाविक रूप से मानव नेत्र झपकते हैं, यानी कि कितने सेकंड के अंतराल पर साथियों झपकते हैं मानव के नेत्र? बताइए। चलिए साथियों, तो 6 सेकंड, 10 सेकंड, 3 सेकंड या साथियों 8 सेकंड? बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 3 सेकंड, यानी कि क्या आपका सही जवाब होगा? आपका जवाब जो होगा साथियों वो 3 सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है साथियों? बताइए। तो मानव के शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, आपको साथियों याद रखना है। अगला सवाल देखिए, रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी की वजह से हो जाता है? तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है, जो रात्रि अंधता नामक रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिल्ली का लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो दिल्ली में जो साथियों लाल किला है ये तो भाई शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। 1857 की क्रांति किस सैनिक ने एक तरीके से की थी? तो साथियों इसकी शुरुआत किस सैनिक ने की थी? मंगल पांडे की अगर बात करते हैं तो मंगल पांडे आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने ही की थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है साथियों? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जैन धर्म से संबंधित है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर के पुलिस सैंडर्स को किसने गोली मारी थी? मुझे बताइए। तो किसने गोली मारी थी साथियों? भगत सिंह ने गोली मारी थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही साथियों भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई थी, आदि शंकराचार्य के द्वारा। 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, क्या विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था? इसमें भारत की ओर से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व साथियों किसने किया था? बताइए। तो किसने किया था साथियों? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल साथियों। तो इनके जन्मदिन की अगर बात करें साथियों किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए भारत के किस फिल्मकार का विशेषकर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इनके भारत के किस फिल्मकार को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अगर बात करते हैं साथियों सत्यजीत रे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सत्यजीत राय को
ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहां पर स्थित है बताइए। तो ये कहां पर है साथियों, ये तो मसूरी में है भाई। कहां पर है ये मसूरी में है, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी साथियों कौन सी है। तो भारत की अगर बात करें साथियों कौन सी है मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, विवेक एक्सप्रेस आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे अब ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको साथियों क्या बताना है, अब आपको साथियों विवेक एक्सप्रेस ही बताना है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी, विवेक एक्सप्रेस है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इसमें से कौन सा है। तो महाभारत की अगर बात करते हैं साथियों, महाभारत ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में कहां राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में साथियों विकसित किया गया है, मुझे बताइए। चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा देखिए और मुझे बताइए फटाफट आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। चलिए भाई, तो साथियों यहां पर अगर बात करें नेपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आप देखिए अब ये करंट अफेयर के साथ सवाल है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहां राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया गया है साथियों, तो नेपाल को। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं यहां पर साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों केरल आपका, यहां पर साथियों ऑप्शन में केरल आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए था। तो कुल मिला के साथियों ये क्वेश्चन आपने देखे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कुल मिला के जिस पीडीएफ का साथियों मैंने आपका जिक्र किया था, सिर्फ 45 रुपए, बहुत कम प्राइस में आपको पीडीएफ दी जा रही है और उस पीडीएफ में से साथियों लगभग 65% के आसपास पेपर आपका फंसेगा। तो उस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो उसको भी आप सभी लोग साथियों जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस का लिंक मैं वहां पर डाल देता हूं और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसका भी लिंक मैं वहां पर साथियों डाल देता हूं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।